अगर आपने इस रोमांटिक मैनहुआ का पहला और दूसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर पहले उन्हें देख लें। अच्छा है, मेरे मम्मी पापा और भाई पहले ही बहुत परेशान हैं। अगर मैं फिर से किडनैप हो गई तो वे यह सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी पता चलता है कि जब लीकिया सिर्फ 7 साल की थी तब उसका भी अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के बदले 200 मिलियन की फिरौती मांगी थी, लेकिन उसे बचाने की कोशिश के दौरान हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा और उसी हादसे में लियो की जान चली गई थी। उस हादसे में लियो की जान जाते जाते बची थी। उसी घटना के बाद लीजन ने राजनीति में कदम रखा ताकि वह स्थानीय सुरक्षा बलों को फिर से मजबूत और संगठित कर सके। वहीं लीचन अपनी खुद की ताकतवर सुरक्षा सेना तैयार करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में चला गया। और लीन, जो पेशे से एक कलाकार था, उसने भी अपनी पूरी जिंदगी लीकिया की सुरक्षा और उसकी हिफाजत के लिए समर्पित कर दी। यह सब सुनकर तंगदीन भावुक होकर कहती है, तो लीकिया को सच में अपने परिवार का कितना प्यार और संरक्षण मिला है। लीकिया को हमेशा बहुत प्यार और सुरक्षा में रखा गया है। वह अपने परिवार के लिए बेहद अनमोल है। यह सुनकर तंगदीन हल्की मुस्कान के साथ कड़वाहट भरे स्वर में कहती है, मेरे जैसा नहीं। मैं तंग परिवार की उत्तराधिकारी हूँ, जो दक्षिण एशिया के शीर्ष 5 सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। लेकिन लीकिया के सामने खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं है। मानो मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूँ। तभी लीकिया उसकी ओर देखकर नरम आवाज में कहती है, तंगदीन, मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आती है, मानो वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाली हो। मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। अगर तुम अंदर नहीं आ रही हो तो यहीं रह जाओ। यह सुनते ही तंगदीन घबराकर बोलती है, रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। इसके बाद दोनों को कमरे के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। दृश्य बदलता है। ली चुपके से लीचेंग की एक भरोसेमंद सहयोगी के पास जाती है और कहती है, मुझे चाओ यान का संपर्क नंबर चाहिए। वह व्यक्ति कुछ पल झिझकता है, फिर नंबर देते हुए कहता है, यह नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाइयों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ली सिर हिलाकर हामी भरती है। नंबर मिलते ही वह तुरंत चाओ यान को संदेश भेजती है, मास्टर यान, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूँ। ली को उसके मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। रिप्लाई पढ़ते ही वह समझ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति चाओ यान नहीं है। गुस्से में अपना फोन टेबल पर फेंकते हुए ली कहती है, इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद ली यह कैसे दावा कर सकता है कि उसके पास दुनिया की हर जानकारी तक पहुंच रखने वाला इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। अगर सच में ऐसा होता तो वह इतनी साधारण सी बात भी नहीं चूकता। कुछ पल सोचने के बाद वह गहरी सांस लेकर कहती है, लगता है अब मुझे खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। किसी और पर भरोसा करके काम नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ चाओ यान अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसका असिस्टेंट जल्दी से उसके पास आता है और अपना फोन आगे बढ़ाते हुए कहता है, मास्टर, जरा यह देखिए, मुझे अभी अभी मिस ली की तरफ से एक मैसेज मिला है। चाओ यान स्क्रीन पर नजर डालता है। मैसेज पढ़ने के बाद वह हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछता है, उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे पहुंच गया? असिस्टेंट कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा हूं। मैंने तो कभी उसे अपना नंबर नहीं दिया। चाओ यान कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है।
फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है। दिलचस्प है। लगता है मिस ली की पहुंच और क्षमताएं हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। असिस्टेंट हैरानी से उसकी ओर देखता है, जबकि चाओ यान दोबारा फोन की स्क्रीन पर नजरें टिकाकर गहरी सोच में डूब जाता है। चाओ यान बिना कुछ कहे अपने असिस्टेंट के फोन से ली ओ का नंबर लेता है और उसे अपने फोन में सेव कर लेता है। कुछ देर बाद चाओ यान का असिस्टेंट ली ओ को रिप्लाई भेज देता है। जैसे ही ली ओ मैसेज पढ़ती है, उसके चेहरे पर अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है। उसी समय तांग देदीन कमरे में प्रवेश करती है। ली ओ के चेहरे की मुस्कान देखकर वह शरारती अंदाज में कहती है, वाह, आज तो कोई बहुत अच्छे मूड में दिखाई दे रहा है। वह ली ओ के पास आकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या बात है? लगता है किसी खास इंसान का मैसेज आया है। ली ओ तुरंत अपना फोन छिपाने की कोशिश करती है और बनावटी गंभीरता से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तांग देदीन हंस पड़ती है। सच में?